हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल का पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो कौन सी है? तो वो है आपकी चावल। अब इस जलोढ़ मिट्टी क्या है, पहले इसको जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई अवसाद होते हैं, जो मिट्टियाँ होती हैं, उनको अगल बगल मैदानी भागों में जो गिरा देती हैं इस तरह, तो वो मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। इसी मिट्टी को जो है अगर आप संधि विच्छेद करेंगे जलोढ़ का, तो होता है जल प्लस ओढ़। जो जल से लाई हुई मिट्टी को जो ओढ़ ले वही आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये जो नदियाँ अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को मैदानी भागों में गिरा देती हैं और ये मैदानी भाग बहुत ही उपजाऊ हो जाते हैं, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पर जो है अधिकतम चावल बहुत अधिक पैदा होता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि बंजर भूमि जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो बंजर भूमि सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भी राजस्थान है। और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोवा है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये आपका उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो मृदा लवणता एक चालकता मतलब कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि जिस मिट्टी में मृदा लवणता सबसे अधिक होगी तो उसकी चालकता सबसे कम होती है। और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम होती है? तो इसका मतलब ये है कि 35% जो है वर्षा कम से कम होती है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जलवायु, तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जलवायु कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का होता है। जैसे आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे कम दबाव जो है इस क्षेत्र में पड़ता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर होती है। अब आपको कोरोमंडल तट कहाँ पर होता है? तो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। यानी कि ये लौटता हुआ जो मानसून होता है वो सबसे अधिक वर्षा, एक एग्जाम में पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून जो है सर्वाधिक किस राज्य में वर्षा करता है, तो कई बार एग्जाम में आता है तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु किस तट पर है, तो कोरोमंडल तट पर। इसलिए कोरोमंडल तट दे दे या राज्य दे दे तमिलनाडु, तो आप समझ जाना कि जो लौटता हुआ मानसून होता है वो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतटीय हवाएं हैं। आइए अब अगला स्टार्ट करते हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख होता है? तो ये हासन ट्रेंड एक वर्ष में, यानी कि ये एक जो है बारिश का रुख जो होता है वो बताता है। इसका नाम है हासन ट्रेंड एक वर्ष में। तो इसको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख होता है, तो हासन ट्रेंड एक वर्ष में। अब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह। और भारत में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है या जिला है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह। दो नदियों के बीच
दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक नदी ये आ रही है और एक नदी ये आ रही है, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, जो ये क्षेत्र होता है ये दोआब कहलाता है। और इसी तरह आपने पंजाब का नाम सुना होगा, वहाँ पर 5 नदियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। यानी 5 नदियाँ जहाँ आपस में मिलती हैं उसे पंजाब, और जहाँ दो नदियाँ मिले आपस में तो उसे दोआब कहते हैं। और ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। दो नदियों के बीच या 5 नदियाँ हों, 3 नदियाँ हों, जो उनके बीच के क्षेत्र का जो एरिया होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि उनके द्वारा लाया गया जो अवसाद मिट्टी होती है तो उसमें बहुत ही खनिज लवण होते हैं और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपकी गोदावरी नदी है। जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी है आपकी, अगर दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी है, और अगर दक्षिण गंगा आ जाए तो गोदावरी है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है तो गोदावरी कहा जाता है, और अगर आ जाए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो कावेरी को कहते हैं। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और आपकी सिंधु नदी हो गई और सतलज नदी हो गई, इन दोनों का भी उद्गम भारत से बाहर है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई आपकी, सिंधु नदी हो गई आपकी, सतलज नदी हो गई। ये तो 3 नदियां हैं जो भारत से बाहर इनका उद्गम है। आइए अब चलते हैं, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी भी आपकी भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। अगर प्रॉपर इसका स्थान बताएं तो वो आंगसी ग्लेशियर है। मान लो आंगसी ग्लेशियर अगर पूछ ले कि सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो प्रॉपर जो स्थान है इसका आंगसी ग्लेशियर है। लेकिन वैसे अगर बड़ा बड़ा पूछेगा तो कैलाश पर्वत के पास से, मानसरोवर के पास से ये निकलती है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं? अब ये विभ्रंश घाटी ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे दो पहाड़ियाँ होती हैं इस तरह, तो इन दो नदियों के बीच से जो नदी निकलती है इस तरह, उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं। विभ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो जो नर्मदा है आपकी, ये सतपुड़ा और बिंद, नर्मदा आपकी सतपुड़ा और बिंद 2 पहाड़ियों के बीच से निकलती है, इसलिए इन्हें विभ्रंश घाटी कहते हैं। और ये विभ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां हैं आपकी 3 ठो, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे आपकी ये गंगोत्री से आपकी निकलती है भागीरथी, और यहाँ सतोपथ ग्लेशियर है। कौन सा? सतोपथ ग्लेशियर। तो सतोपथ ग्लेशियर से आपके निकलती है अलकनंदा। जैसे ही दोनों आपस में यहाँ पर मिलती हैं तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, वो आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग बनने के बाद जो भागीरथी है ये आपकी जो गंगा में बदल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग बनता है। और यहाँ से चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी आपकी आती है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है तो एक प्रयाग बन जाता है रुद्रप्रयाग। तो इन दोनों प्रयागों को ध्यान में रखिएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग बनता है। तो ये दोनों प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ये आपकी कोसी नदी है। कोसी नदी बहुत धारा बदलती है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपको समझ में आया होगा कि अपनी धारा बदलने का कारण क्या है। जैसे मतलब ये है कि अगर नदी बहती हुई आ रही है तो कभी इसका ये पानी का एरिया जो इस तरफ सूख जाता है या इस तरफ बहने लगती है, और कभी कभी इस तरफ का एरिया सूख जाता है, इस तरफ बहने लगती है, यानी कि ये अपनी धारा बदलती रहती है इधर उधर। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ज्वार नदी यानी कि इसे इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं। ऐसी ये नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती, इसका मतलब ये है कि जैसे जो नदियाँ आती हैं इस तरह आती हैं और इस तरह अगर बनाती हैं तो जैसे डेल्टा, जैसे देखो डेल्टा जैसे लग रहा है,
डेल्टा, यानी कि जैसे गंगा नदियाँ हो गई, ये आपकी डेल्टा बनाती है, यानी पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे हमारा भारत है, पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं ये हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है हमारी ये ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं कि सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी है हमारी नर्मदा नदी। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है, तो ये लूनी नदी है, यानी कि लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो बहती है लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जो है विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब यही कंकड़ पत्थर इसके नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये अंदर अंदर बहती रहती है और हमें दिखाई नहीं देती है, यानी कि ये लूनी नदी जो है विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब ये है कि ये समाप्त नहीं होती है, लेकिन जैसे आ रही है बहती बहती और यहाँ पर कंकड़ पत्थर उस तरह के आ जाते हैं, तो उसी के नीचे नीचे बहती रहती है और बाद में फिर आगे निकल आती है, तो इसलिए इसे अंतर्देशीय जल निकासी नदी कहते हैं, लूनी नदी, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं, तो चेन्नई या मद्रास ये आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं। भारत में टोटल जो है मुख्यतः 12 बंदरगाह हैं। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका नीरी है, यानी कि राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध रिसर्च अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो ये आपका इसका जो मुख्यालय है वो नीरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये होता है नीरी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका पूछा जाता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और मुख्यालय है नागपुर में। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शांत घाटी किस राज्य में है, तो शांत घाटी हमारी केरल राज्य में है। अब आप सोच रहे होंगे शांत घाटी क्या है, तो शांत घाटी केरल में है, जो यहाँ पर बहुत अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत घने घने वृक्ष पाए जाते हैं और चारों तरफ से इतने घने रहते हैं कि अगर आप उस वैली में, उस घाटी में आप चले जाएंगे तो एकदम सन्नाटा जैसा रहता है, तो इसलिए इस घाटी को जो शांत घाटी कहते हैं। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं, तो ये जो केरल की नीरो घाटी स्थिति है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से हुई थी, हैली नेशनल पार्क के नाम से, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। और कब हुई थी, 1936 में। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से और वो इसका बाद में नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये रामगंगा नदी किनारे स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी किनारे स्थित है, तो रामगंगा नदी किनारे। अब तो उसी के नाम पर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए, तो वो इसे तो होना चाहिए 31 से 34%, लेकिन क्वेश्चन 33% पूछा जाता है। ये ऑप्शन में आता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन एवरेज जो औसत है 31 से 34%। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहते हैं सुंदरवन। सुंदरवन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों आपस में मिलती हैं, वहाँ पर सुंदरवन पाए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।